वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अपोजिशन की सियासत की और गवर्नेंस के हवाले से जो मुमकिन तब्दीलियां हो सकती हैं कैबिनेट के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की तरफ से शो कॉज नोटिस मिलने पर बतौर एहतजाज इस अपोजिशन इत्तेहाद के जो तमाम ओहदे थे उनसे मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है और साथ ही ये मुतालबा भी किया है कि पीपीपी और एएनपी को नोटिस भेजने पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए। असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने के हवाले से भी हिस्से तवक्को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए ये वाज़े कर दिया है कि वो इस्तीफ़े नहीं देंगे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बकौल जिस जमात को असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होना है वो अपना शौक़ पूरा करे। पीपीपी का ये रद्द अमल आज 2 दिन से जारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद आया है। ताहम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर पीडीएम को छोड़ने का ऐलान नहीं किया बल्कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी रखने का अज़म दोहराया। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने आज अपने रद्द अमल में ये कहा कि पीपीपी और एएनपी को शो कॉज नोटिस देने का फ़ैसला पीडीएम का एक मुश्तरका कदम था और ये किसी एक मखसूस जमात का फ़ैसला नहीं था। मरियम के बकौल इन 2 जमातों का रद्द अमल जो है कि वो क्या करना है इसका फ़ैसला पीडीएम मौलाना फजल रहमान के ऊपर छोड़ रही है। JUI ने पीपीपी के फ़ैसले को सियासी खुदकुशी करार दिया और इस पर हुकूमत को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम भी लगाया। इसके साथ साथ अगरचा हुकूमत के ऊपर अपोजिशन का सियासी दबाव तो बज़ाहिर कम हो रहा है लेकिन गवर्नेंस और माशी जो चैलेंजेस हैं उनका जो दबाव है वो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है। इसी तनाजुर के अंदर अब ये इत्तला आ रही है कि कैबिनेट के अंदर एक दफ़े फिर तब्दीलियाँ जो हैं वो की जाएंगी। इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नफीसा शाह साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमारे साथ मौजूद है जावेद अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो एवरीबडी। जी डॉक्टर नफीसा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नफीसा साहबा ये बताइएगा कि जो फ़ैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज सामने आया है कि पीडीएम छोड़ी तो नहीं मगर जितने ओहदे पीडीएम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे उनसे इस्तीफ़ा दे दिया, तो ये ज़रा फ़र्क हमें समझाएं कि ये क्लियरली देयर इज़ अ डिफरेंस, मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में ये फ़र्क है कि इस्तीफ़ा दे दिया पोजीशन से मगर पीडीएम फॉर्मली नहीं छोड़ी। तो एक तो ये फ़र्क हमें समझाएं और दूसरा कि ये फ़ैसला फिर क्यों किया गया, ये मतलब कि दरवाज़ा खुला रखने का एक तरीक़ा हम कह सकते हैं इसको। जी बहुत शुक्रिया जी। आज कल और आज एक तवील सेशन के बाद जो पार्टी की हमारी डिसीशन मेकिंग बॉडी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके बहस के बाद आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उन पॉइंट्स को जो ज़ेर बहस आए उनको समराइज़ किया और उसमें बहुत ही गम और गुस्सा था। जो सो कॉल्ड शो कॉज जो एक ढोंग नाटक एक किया, मैं समझती हूँ बहैसियत कारकुन कि ये खुद एक सर्जिकल स्ट्राइक था। हमारी जमात पे, हमारी लीडरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, क्या ये बात सही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने शो कॉज नोटिस को फाड़ा मीटिंग के दौरान, जिसपे बाकी जो सीनियर रहनुमा वहाँ मौजूद थे उन्होंने तालियां भी बजाई? देखिए, अब वो जो चीज़ ऐलान नहीं होगी मैं उसको न कंफर्म करूंगी न डिनाई करूंगी, क्योंकि वो चीज़ आज ऐलान नहीं हुआ उसका, तो मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकती। कि मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ जो आज चेयरमैन ने जो एहसासात जो रिफ्लेक्ट किए, ये एहसासात पार्टी में थे कि एक शो कॉज को कि ये एक अलायंस है। मुझे हैरत है, ये एक गैर सियासी एक एक्शन था, ये काबिल मुज़म्मत एक एक्शन था और ये पीडीएम के ऊपर एक सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक थी। पहली सर्जिकल स्ट्राइक जिन्होंने पीडीएम के एक तसलसल से एक जदोजहद चल रही थी, जो उसको पहला जो उसको एक डेंट पड़ा है, वो जो आपने लॉन्ग मार्च जिसकी तैयारी सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने की, सबसे ज़्यादा मीटिंग्स हमने किए, उसको जब आपने मशरूत कर दिया इस्तीफों के साथ, जबकि एलामिया में ऐसी कोई बात नहीं थी, वो पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी पीडीएम इत्तेहाद के खिलाफ। और सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक, ये सो कॉल्ड शो कॉज नोटिस,
शाहिद खाकान अब्बासी ये बता दें कि किस कानून के तहत, किन रूल्स के तहत उन्होंने ये शो कॉज भेजा है। ये शो कॉज पीपल्स पार्टी इसको रद्द करती है। हम समझते हैं कि इस शो कॉज ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है पीडीएम के इकाई का, पीडीएम के इत्तेहाद का, और ये मिनिमम जो हम इस वक्त डिमांड कर सकते हैं वो ये है कि ये अपोलोजाइज करें और फिर उनका एक तसलसल से जो उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी। नहीं, अगर आप ये पूछना चाह रही थी, माफ करिएगा कि आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम ले रही हैं, जबकि जैसे मरियम नवाज साहिबा ने तो कहा, या वो कहते कि पीडीएम की तरफ से आया, मौलाना साहब सदर हैं, तो आपके ख्याल में ये शाहिद खाकान अब्बासी का यूनिलैटरल कोई फैसला था जो आप उनका नाम ले रही हैं? देखिए, पीडीएम, हमें थ्रू आउट ये एहसास था कि पीडीएम की बनाने वाली, पीडीएम के लिए उस वक्त जदोजहद हमने की जिस वक्त कईयों के ट्विटर्स भी खामोश थे, कई जमातें बोलने से कासिर थीं, बोल नहीं पाती थीं, एक्सटेंशन पर बहस नहीं करने दे रही थी। हम कह रहे थे भाई हम बहसत पार्लियामेंट, हम इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कुछ हम बहस करें इस कानून के ऊपर, हमें कोई एतराज नहीं है, ये प्रेरोगेटिव एग्जीक्यूटिव का है, लेकिन कुछ इसके ऊपर बहस, उन्होंने कहा कोई बहस नहीं है। फिर उन्होंने इत्तफाकन मुलाकातें कर दी कई सारी, फिर उन्होंने मिलकर वहां इत्तेहाद कर दिया पंजाब में, और 11 पीटीआई से इत्तेहाद कर लिया उन्होंने, सेनेट की सीटें, उन्होंने वहां कोई मुकाबला नहीं किया। तो क्या ये शो कॉजेज नहीं बनते? और आज के दिन एज आई स्पीक टू यू एक इत्तेहाद लाड़काना में बना हुआ है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जिसमें जेयूआई बैठी हुई है, जिसमें जीडीए बैठी हुई है, और जीडीए लेफ्ट और राइट है इस हुकूमत की। सही। तो ये किस किस्म की सियासत कर रही है? दोनों कश्तियों में कौन सवार है? और ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है, आरफा मेरा लास्ट पॉइंट है जी, और उस वक्त आई विल पास इट ऑन, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया नून का है वो फॉल्स बयानिया है। अब्बासी साहब, बहुत इल्ज़ामात लग रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। अब तो तकरीब बहुत से लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या बहुत से सहाफ़ी भी ये कहते हैं कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने शो कॉज नोटिस भेजा। JUIF के लोगों से बात करो तो वो कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारी मौलाना साहब से बात ही नहीं हुई, हमें मालूम ही नहीं है वो क्या सोच रहे हैं। सर, क्या हम कह सकते हैं कि पीडीएम को फिर तोड़ने के अंदर सबसे बड़ा हाथ PMLN का है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो मेरा आदत भी नहीं रही है, मैं ताने भी नहीं देता, और दूसरा अगर कोई इत्तेहादी जमातें हों और साथ चल भी रही हूँ, उनकी कमजोरियां एक दूसरे को तमाशा लगाना ये ना मुझे ज़ेब देता है, तो ना मैंने कभी ऐसा काम किया है। मेरी आज भी बड़ी ख्वाहिश है और मैं आज भी उम्मीद रखता हूँ कि पीडीएम की सारी जमातें कहीं भी जहाँ भी गलती हुई है ये आपस में बैठेंगी, बैठना चाहिए और इस मामले को ठीक करना चाहिए। अब्बासी साहब, आपने उनको शो कॉज नोटिस भेज दिया, अब आप कह रहे हैं कि वो इकट्ठी बैठे हैं। इकट्ठी कैसे बैठेंगी? आपने तो शो कॉज नोटिस भिजवा के ढंडोरा पीट दिया सारे मुल्क के अंदर। फाइनली अगर सुन ले आप, जवाब को मेहरबानी करें तो देखिए, शो कॉज नोटिस किसी एक जमात ना दे सकती है, ना हमने दिया है। ये पीडीएम की लीडरशिप ने फैसला किया था। अगर मौलाना फजल रहमान साहब या उनकी जमात या कोई और जमात, ये तो 2 जमातों के लिए हुआ है, बाकी जो सारी जमातें हैं वो हिस्सा है पीडीएम की, उनमें से कोई ये बात कह दे कि जी हम इसमें शामिल नहीं है, आप बाकी पीडीएम की जमातें तो बहुत सारी है ना जी। अगर 9 या 10 जमातें कहती है एक तरफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से किसी एक जमात ने भी कहा हो कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया या हमारी मर्जी शामिल नहीं थी या हमें पूछा नहीं गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल। लेकिन वो उस पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे फैसला हुआ है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमात है, वो फैसला करें, और अगर वो समझते हैं कि रिजाइन नहीं करने चाहिए, ये भी उनका अपना राइट है। लेकिन ये मामलात हमें ताने देने के बजाय पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर ये चीजें जाएं, वहां बैठें, लीडरशिप बैठे और फैसला करें। फैसला क्यों करें? अब्बासी साहब, बट माफ करिएगा, दोबारा आपकी बात काटी। आप शो कॉज नोटिस दें और पब्लिक कर दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जवाब दे तो वो पब्लिक ना करे, वो पीडीएम के फोरम पे बात करे। सर, ये ज्यादती नहीं है थोड़ी सी? ये किसी ने नहीं कहा जी, अल्फाज आपने खुद चुने। मैंने कभी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो ना करे। वो जमात है, वो बड़ी जमात है, उनको राइट है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो कहें हम पीडीएम का हिस्सा रहना चाहते हैं या ना रह चाहते, ये हक भी उनका है। वो कहें हम किसी जमात के साथ नहीं बैठना चाहते, ये हक भी उनका है। वो कहें हम रिजाइन नहीं देना चाहते, ये भी राइट उनका है। सर, वो
सर अब आप थोड़ी ज्यादा इसलिए करें क्योंकि पीडीएम का एक इजलास बुलाया जिसमें जेयूआईएफ भी थी, पीएमएलएन भी थी, आपने पीपीपी को वहां बुलाया नहीं, शो कॉज नोटिस का फैसला किया, उनको भिजवाया और पब्लिक भी किया, मीडिया को भी बताया कि शो कॉज नोटिस भिजवा रहे। अब आप कहते हैं कि वो आप प्लेटफॉर्म पे आए पीडीएम के और बात करें, तो सर ये थोड़ी ज्यादती नहीं है इसके अंदर? मैं ये नहीं कह रहा जी, आप बिल्कुल या तो आप मेरा सवाल मैं कह रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है, मेरे न कहने पे बात है, मैंने कहा मेरी जाती ये ख्वाहिश है कि जिस मामले के लिए पीडीएम बनाई गई थी और हम सारे इकट्ठे हुए थे वो ये थे कि पाकिस्तान अवाम की जान चुरानी है मौजूदा हुकूमत से। ये जो महंगाई है, ये जो गुर्बत फैला दी गई है, ये जो इंस्टीट्यूट अदारों को तबाह कर दिया गया है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, ये वो सारे इशू आज भी एग्जिस्ट करते हैं और आज भी पाकिस्तान पीपल पार्टी भी कहती है और हम भी कहते हैं कि ये हुकूमत डिलीवर करने हो गई है। मैं कहता हूं कि वो इशू सारे वहां मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे दरमियान एक मिसट्रस्ट आ गया है, हमारे दरमियान जो है वो थोड़ी सी ऐसा माहौल पैदा हो गया है। लेकिन मैं ख्वाहिश रखता हूं कि अब भी सियासी लीडरशिप मीटिंग होनी चाहिए, वहां बैठकर आपस में जरूर। सर ये सेनेटर ऑन अब्बास साहब को भी जरा गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जी सेनेटर साहब, बहुत एक अहम बात अब्बासी साहब ने की जो आपकी गवर्नेंस के हवाले से है। सर डस्का के अंदर शिकस्त दूसरी दफ़े जो है वो देखने को मिली, 2.5 साल हो गए आपकी हुकूमत को, बट सर लग नहीं रहा कि आप लोगों ने कोई ऐसे इस तरह के काम किए हैं कि कोई पॉपुलैरिटी आपकी बेहतर हुई हो। और अब तो आपकी अपनी हुकूमत के सर लोग कहते हैं कि जैसे फवाद चौधरी साहब ने अगले दिन कहा कि पीएमएलएन जीती नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है। अगर आप इजाजत तो मैं सिर्फ थोड़ा सा कमेंट कर दूं ये पीडीएम के अलायंस के ऊपर। जी जी सर। जो आज पीपल्स पार्टी ने आज अनाउंस किया, उनकी लीडरशिप ने दिया, आई थिंक ये रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट आउट करता है कि जो पीएमएलएन का एक ऑटोक्रेटिक किस्म का जो माइंडसेट है, जिस तरीके से इन्होंने गवर्नमेंट की है ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलके, फवाद अफसल फवाद या चीमा जैसे लोगों के साथ मिलके, आई थिंक ये समझते हैं कि हर वो अलायंस जो पॉलिटिकल अलायंस बनता है उसमें जितने लोग होते हैं वो भी शायद इनके सेक्रेटरीज होते हैं। और जिस किस्म की लैंग्वेज जिन्होंने उसमें इस्तेमाल कर दी थी, मुझे बड़ी खुशी है कि कम अज कम पीपल्स पार्टी आज एक ऑनर के साथ एक ईगो सेंट्रिक जो एक वैल्यूज होती हैं किसी भी पॉलिटिकल जमात की, जिसकी अपनी डोमेन है, जिसकी अपनी एक असास होती है, उस तरीके से उभरी है। तो ये उनका माइंडसेट शो करता है। और हिस्टोरिकल अगर आप रिकॉर्ड देख लें कि 2019 के धरना जो इन्होंने स्टार्ट किया था जिसमें इस्लामाबाद तमाम जमातें आई थी, उस वक्त भी सिर्फ एक मौलाना साहब के मदरसे के बच्चों के अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने शिरकत कोई नहीं की थी। और उसके बाद जब ये जलसे स्टार्ट हुए हैफहैज़र्ड के, अभी कराची में है तो दूसरा गुजरावाला में, तीसरा लाहौर में जा रहा है तो फिर मर्दान में, और वहां से निकल के डेरा इस्माइल खान कोई एक जलसे में नहीं जाता था। तो ये तकरीबन क्लियर था कि ये होना ही था। तो वो अपने बनते के इंजाम को आज पहुंच गया। और अब ये ओनस और बर्डन जो है वो पीडीएम अलायंस पे जो बाकी जमातें उन पे बढ़ चुका है कि क्या जो इनकी स्ट्रैटेजी थी लॉन्ग मार्च करने की या इस्तीफे देने की वो उस पर भी कायम है, या पीपल्स पार्टी को खो देने के बाद अब वो उससे भी बैक ट्रैक कर जाएंगे। पहला तो पॉइंट हो गया ये। दूसरा भी डस्का के इलेक्शन के वाले से बात करूंगा। मुझे नहीं अंदाजा कि फवाद भाई ने जो बात की उनकी मंतक क्या होगी, बट मैं पर्सनली समझता हूँ कि डस्का में जमहूरियत जीती है। देखें इलेक्शन होता है कि इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उठा के देख रहे 1990 से लेके पहली दफा 88 में जब इलेक्शन हुआ था वो पीपल्स पार्टी जीती थी इस हल्के से। 1990 से लेके मुसलसल अब 2018 और आज 2021 तक ये सीट नून लीग के पास ही रही है। 2018 के अगर आप इलेक्शन के रिजल्ट्स उठा के देख लें तो उस वक्त असजद मलिक साहब जो हमारे इस वक्त करंट कैंडिडेट है वो 61,000 वोट स्कोर कर सके थे उस जनरल इलेक्शंस में। आज एक और जो कैंडिडेट था इंडिपेंडेंट, उसको मिलाने के बाद हम 93,000 पे चले गए और टोटल वोटों का डिफरेंस सिर्फ 17,000 है। यानी 8,500 का डिफरेंस अगर ये कवर अप कर दिया जाता तो हम इलेक्शन जीत नहीं सकते थे। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में हमारे जो बात काट रही हूं, मगर पाकिस्तान का इलेक्शन जो होता है ना उसमें जीत होती है और हार होती है, चाहे आप 5,000 वोटों से जीते या ना करें। फैसल बाउडा साहब जो है कराची के अंदर 500 वोटों से जीते थे, गालिबन शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने हराया था। अच्छी पॉलिटिकल पार्टी की तरह जो अपनी हार को मान रही है हम एक्सेप्ट करते हैं। देखिए हम वजीराबाद में इलेक्शन हारे तो हमने माना था, हम नौशहरा में जहां हमारी केपी की गवर्नमेंट है 2/3 मेजोरिटी है, अगर हम बाई इलेक्शन में आ रहे तो हमने माना। देखिए जहां लोगों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसकी रीजंस भी आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा जो बेसिकली अनफॉर्चुनेट कैंडिडेट मान तो रहे हैं कि लोग आपसे फ्रस्ट्रेटेड हैं।
नहीं फ्रस्ट्रेटेड नहीं, लोगों के देखिए लोगों ने अपनी राय का इजहार करना होता है। और मैं ये भी बता दूं कि अपर पंजाब में नॉर्मली हिस्टोरिकली सियालकोट जैसी जगह पे नॉर्मली नून लीग हमेशा से डोमिनेट ही करती आई है। ये कोई ऐसा बड़ा अनहोना इशू नहीं था। मोर और लेस इट वाज एक्सपेक्टेड कि हमारा जो वो कांटेदार मुकाबला है बिल्कुल 5-10 हजार से या हार या जीत होगी, जो हार गए। और इंशाल्लाह हम अपनी जो कमी पेशी हैं उनको कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और 2023 में दोबारा इलेक्शन आएगा, हम उनको कवर अप करने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक जी। नफीसा साहिबा ये बताइएगा कि अब पीडीएम के हवाले से क्या जो आपकी इतनी तवील मीटिंग हुई है, क्या कुछ उसके अंदर ये भी आपने डिस्कस किया कि आप कोई कोशिश करेंगे मौलाना साहब से या नवाज शरीफ साहब से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसिफ अली जरदारी साहब बात करने की, या अब आपने बिल्कुल ये फैसला कर लिया है कि जो आपने एक हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का रोल अदा करना है वो एज अ सिंगल एंटिटी होगा या उसके साथ कोई एएनपी आपके साथ होगी, बट पीडीएम के प्लेटफॉर्म को क्या आपने बिल्कुल खुदाफिज कर दिया या कोई अभी गुंजाइश है कि द जो जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में द ब्रिज कैन बी मेंडेड? देखिए इट्स सो स्ट्रेंज कि इतनी इनको ख्वाहिश थी कि हमें इस्तीफे चाहिए, इस्तीफे चाहिए, इस्तीफे, एंड हर मीटिंग में दे वर गनिंग आफ्टर पीपल्स पार्टी के इस्तीफे कब दे रहे हैं, इस्तीफे कब दे रहे हैं। तो पहला तो मेरा ये सवाल, ये जो इस्तीफे हैं ये इनकी खिदमत में, खास करके नून की खिदमत में ये इस्तीफे हैं, और इस्तीफे ये प्रोटेस्ट है हमारी, जो जिस तरीके से जैसे मैंने कहा एक सर्जिकल स्ट्राइक करके आपने एक शो कॉज नोटिस जिसकी कोई कानूनी कोई अखलाकी हैसियत नहीं है वो आपने दिया, तो हमारा ये प्रोटेस्ट है। और उसके बाद जो पीएमएलएन की वहां पर जो क़यादत मौजूद है उनके जो रवैये हैं उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। और हमने बिल्कुल बॉल जो है अब जो इस वक्त पीडीएम में हम समझते हैं कि दो जमातों की ये अजारादारी नहीं होनी चाहिए, हम सब बराबर हैं। तो इसमें अब मौलाना साहब जो सरबराह हैं और वो फर्स्ट चॉइस थे, हम चाहते थे कि ये रोटेटिंग हो, सीट सरबराही की रोटेशन पे हो। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यही है कि हर महीने एक नया चेयर आए। तो अब ये बॉल इज इन द कोर्ट कि इस वक्त मौलाना साहब के पास ये है। हमने ये प्रोटेस्ट भी, ये जो हमने प्रोटेस्ट किया है और ये जो हमने इनसे कहा है कि आप अनकंडीशनल माफ़ी मांगे, अगर ये माफ़ी मांगते हैं तो ऑफ कोर्स तो फिर हम फ्लेक्सिबल हैं, हम ओपन हैं। पीडीएम में एक दरवाज़ा, बिल्कुल डायलॉग का दरवाज़ा जो है ऑलवेज, सियासत कभी भी कोई फिनैलिटी नहीं होती सियासत में, लेकिन जहां तक हमारा एजेंडा की बात है, आज भी पीडीएम का एजेंडा पीपल्स पार्टी का आज का एजेंडा नहीं है, कल का एजेंडा नहीं है। इस एजेंडा पर हमने कुर्बानियां, सिविलियन बालादस्ती पर जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, जदोजहद की है, मैं समझती हूँ शायद ही किसी जमात ने की हो। तो पीडीएम का एजेंडा हमारा अपना एजेंडा है, हम उस एजेंडा के साथ हैं, लेकिन पीडीएम में जो गैर जमहूरी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट की है और ये प्रोटेस्ट जारी होगी। लेकिन जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, आज अगर हमने देखा होगा, आपने सुनी होगी प्रेस टॉक, तो उसमें कई नुक्ते थे एजेंडा के। सबसे पहला नुक्ता तो हमारा एंटी गवर्नमेंट नुक्ता था, जो हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम को, 20 करोड़ अवाम को आईएमएफ के साथ एक पुअर नेगोशिएशन करके, पुअर डील करके उनको एक बार फिर यरगमाल बना दिया। पहले ही इतनी महंगाई, अब बजट के बाद एक्सपेक्ट के ज्यादा महंगाई होगी, इससे रमजान में से दुगनी महंगाई होगी। तो जो कमर तोड़ महंगाई है, हम उधर उस वक्त चुप नहीं रह सकते, हम इस डील के खिलाफ हम मजम्मत करेंगे। और एंटी गवर्नमेंट जो हमारा एजेंडा है, इस हुकूमत की जो नाकामियां हैं, जो इसके फेलियर्स हैं, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जो इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स हैं, मईशत के फेलियर्स हैं। वी हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब से वापस आएंगे तो हम अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें जो सारी सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, सेनेटर ऑन अब्बास साहब और जावेद अब्बासी साहब। जी जावेद अब्बासी साहब, सर ये बताइएगा कि बहुत तनकीद ये भी होती है कि एक तरफ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उस बयानिया ये है कि वोट को इज्जत दें, हमें इक़्तिदार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो असूली सियासत कर रहे हैं। तो सर एक सेनेट चेयरमैन की सीट थी, वो आप लोग दे देते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उनकी बात मान लेते थे या कैंडिडेट अपना तब्दील कर लेते? इतनी असूली सियासत और फिर एक पोजीशन के ऊपर आपने पूरा जो इत्तेहाद है उसको दाव पे लगा दिया। देखिए बिल्कुल हम हर बात मानने के लिए तैयार भी थे और आप भी हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट का मेंबर बनाने में सबसे ज्यादा किरदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग का है। उनको जब उसके बाद सर सेनेट चेयरमैन भी दे देते उनको या ऑपोजिशन की सीट उन्हें। सवाल जब उसी पे आदमी आ रहा होता है तो आप पूछ भी लेती है, पहले तो एक साथ सबर तो करें, जवाब तो देने दे, मेहरबानी करें। चेयरमैन सेनेट का भी कैंडिडेट मुकर्रर हुए तो हमने सारी वोटें हमने उनको दी है। ये फैसला हो गया था जमातों के दरमियान पीडीएम की प्लेटफॉर्म पर कि गिलानी साहब को जब हमने मेंबर सेनेट का बनाया तो कोई मामला नहीं किया, कोई डिस्कशन नहीं की, फौरी तौर पर हमने कहा कि इनको बनाएंगे। जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आया, पीडीएम की जमातों ने बैठ के ये फैसला किया, वो भी एक हमारा फैसला नहीं था, और अगर उस वक्त ये फैसला ना करती तो हम इनकी बात भी मान लेते कि फैसला उस वक्त ये हुआ है कि जी चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है वो गिलानी साहब लड़ेंगे, डिप्टी चेयरमैन का हैदरी साहब लड़ेंगे जिनका जेयूआई से तल्लुक है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन मुस्लिम लीग नून को देंगे। और मियां इफ्तिखार साहब ने आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि ये हमारा फैसला हो गया है, और परवेज अशरफ साहब वहां मौजूद थे। अब जब इलेक्शन हुआ है और हमने कहा कि ये हमारा राइट है, और वो राइट जिसके लिए जमातें सारी एग्री हुई हैं। देखें ना, 2 जमातों के अलावा है, बाकी सारी जमातें आज भी ये बात कह रही है जो मैं कह रहा हूं कि ये फैसला हुआ था कि लीडर ऑफ अपोजिशन मुस्लिम लीग को होना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी कहती कि जी हम नहीं देते तो उसका बड़ा अच्छा तरीका होता है कि उन्हें हमसे राब्ता करना चाहिए था, पीडीएम की मीटिंग बुलाना चाहिए थी, वो सीनियर पार्टनर है पीडीएम के अंदर, और वो ये मामला पीडीएम को दोबारा लेके जाते और रखते कि जी उस वक्त तो ठीक है हमारी आपसे ये बात हुई थी, लेकिन अब इन हालातों में हम समझते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो गिलानी साहब होंगे, लिहाजा पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर हम सारे मिलकर इसका फैसला करें तो बहुत अच्छी बात थी, फैसला हो सकता था, हम सारे ये बात उनकी मान लेते। लेकिन जब उन्होंने अपना फैसला कर लिया है, उन्होंने उन सही जी सेनेटर साहब, सर यही सवाल जरा नफीसा साहिबा से पूछ लेते। नफीसा साहिबा, आप लोग पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लेके गए? ये जावेद अब्बासी साहब ने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। देखिए, सबसे ये एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। सबसे पहले तो जो राजा परवेज अशरफ को वो एट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो उन्होंने मुझे जो इल्म है, जो उन्होंने पार्लियामेंट कई दफ़ा ये मेरे ख्याल से बात वजाहत की है कि उन्होंने टेंटेटिवली अगर ये अग्रीमेंट की थी तो उन्होंने फिर ये कहा था कि ये कोई फाइनल फैसला नहीं है, और इसके बाद उनकी और शायद खाकान अब्बासी की इस इशू पे बात भी हो चुकी थी कि ये कोई हतमी, कोई लकीर का फैसला जिसमें सिग्नेचर हो, स्टैम्प पेपर हो, ठप्पे हों, 2 वकील विटनेसेस हों, ऐसा कोई फैसला नहीं था। और फर्ज करें एक अंडरस्टैंडिंग आपकी थी तो उस वक्त पर्सपेक्टिव कोई और था, और हमारा पर्सपेक्टिव ये था कि गिलानी साहब या पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, और जमहूरियत के एक तो ये प्रिंसिपल था, दूसरा ये कि जब आपकी पार्लियामेंट के 2 हिस्से हैं, एक सेनेट है, दूसरा नेशनल असेंबली है, जब नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात आई तो इस प्रिंसिपल को रिकग्नाइज करते हुए कि लार्जेस्ट पार्टी ऑपोजिशन की नून है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आंखें बंद करके उन्होंने सिग्नेचर किए लिस्ट के ऊपर कि ये हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। तो उसी प्रिंसिपल पर क्या होता कि ये बड़ापन दिखाते हैं। मैं समझती हूं अनफॉर्चुनेटली पीएमएलएन बहुत बड़े सूबे की बज़ाहिर बड़ी जमात है, लेकिन इनकी जो एक सखी या खुला दिल होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। लोअर हाउस में ये खूबसूरती उस वक्त होती थी ऑपोजिशन की जब 2 बड़ी जमातों को ये 2 ओहदे मिलते। लोअर हाउस में ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो नून के हैं, अगर अपर हाउस में हम बन जाते, और ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि हमने बात नहीं की। हम लंदन तक पहुंचे, लंदन तक दे क्लोज्ड द डोर्स ऑन अस, कहा इस इशू पर कोई बात नहीं होगी, बैंग द फोन और बैंग द डोर। और उसके बाद ये भी बात है कि जो आपका ऑपोजिशन लीडर था, हमें उसके ऊपर इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात थे कि क्योंकि बीबी शहीद के जो कल्प्रिट्स हैं,
जो कॉन्विक्ट्स हैं उनको बेल दिलाने में उनका किरदार था। तो ये सारी चीजें अगर आप देख लें, अब आप बताएं कि हमारा इसमें कितना कसूर है और इनका इसमें कितना कसूर है। जी जावेद अब्बास साहब, वेरी क्विकली सर, बड़ा दिल कर लेते बिकॉज मुझे फिर ऑन अब्बास साहब के पास जाना है। जी वेरी क्विकली। बिल्कुल बड़ा दिल करना चाहिए था, करना है भी। मैं आज भी इस बात का बड़ा मानती हूँ कि हमें आपस के बातें जो थी वो काश जो भी जिसकी भी गलती हुई है ये बातें हमारी यहाँ नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन नफीसा बीबी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि परवेज अशरफ साहब ये उस मीटिंग में मौजूद थे, इस बात पे एग्री हो गए। हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट देते वक्त स्टाम्प तो नहीं लिख के दिया था कि उनको हम वोट देंगे, उस वक्त भी कोई स्टाम्प नहीं लिखा गया था। जब चेयरमैन का इलेक्शन हुआ है उस वक्त आपने हमसे स्टाम्प लिखवाया, स्टाम्प कहीं भी नहीं लिखे जाते, बातें जुबान से ही होती हैं। और अगर एक बात तय हो गई थी और आप सबकी सब लीडरशिप ने बार बार कहा कि हाँ ये बात तय हुई थी, अब बाद में उस बात पे काश आप लोग कायम रहते, आप लोग इस पे खड़े रहते। और अगर ना सपोज करेंगे आपका ख्याल था कि आपका हक है और आप ज्यादा लार्जेस्ट जमात है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, फिर ये मामला मेहरबानी करके आप पीडीएम की मौलाना साहब को कह दें जी पीडीएम की मीटिंग बुलाएं। मीटिंग बुला सही है जी। और अब्बास साहब, सर पीडीएम का जो थ्रेट था आप लोगों के लिए वो तो सर अब लग रहा है फॉर द टाइम बीइंग कोई खास खतरा नहीं है, ना लॉन्ग मार्च हो रहा है, ना इस्तीफे आ रहे हैं, बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं, बट सर आपकी गवर्नेंस जो है वो आपके लिए अभी भी उतना बड़ा ही चैलेंज है। सुना है सर कि कैबिनेट के अंदर फिर तब्दीलियां होनी है, फवाद चौधरी साहब को दोबारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया जा रहा है। व्हाट डज दैट मीन कि क्या शिबली फराज साहब नाकाम रहे एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इसलिए अब फिर फवाद चौधरी साहब को लाया जा रहा है, और वो क्या पिछली दफे फिर उनको रहने ही देते? मैं इस पे इतना ही कमेंट करूंगा वैसे कि जो चेंजेस कैबिनेट में होती हैं वो ऑब्वियसली मेरे नॉलेज में तो नहीं होगा, वो तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब और सीनियर लीडरशिप वो डिसाइड करती है और जब वक्त आएगा वो बता भी देंगे, इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये एक प्रेरोगेटिव होता है किसी भी कैप्टन का, किसी भी लीडरशिप का, कि वो किसी भी वक्त अपनी टीम को रिशफल कर सके। अगर मॉडर्न टाइम्स की आर्ट ऑफ गवर्नेंस को भी देखा जाए तो जहाँ इफेक्टिवनेस होता है, जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, जहाँ ट्रांसपेरेंसी होती है, वहां पे एक चैप्टर और भी पढ़ाया जाता है कि आप अपनी रीशफल कैबिनेट मेंबर्स की करना जो है ना वो ऑन एंड ऑफ को इतनी कोई वो बुराई नहीं होती। जब किसी भी कंट्री का लीडर जो है ना प्राइम मिनिस्टर समझता है कि उसने अपनी टीम को रीशफल करना है, उसको फलानी जगह पे नहीं खिलाना और वो बेहतर परफॉर्म किसी और जगह कर सकता है, तो ये चेंजेस की जा सकती हैं। मेरे ख्याल में प्रेजेंटली सर क्रिकेट के अंदर और हुकूमत चलाने में फर्क होता है सर। आप मतलब कि अगर आप हर 6 महीने बाद लोगों को चेंज करेंगे तो उनको कहाँ ये वक्त मिलेगा कि वो समझेंगे कि मसला क्या है और इसको कैसे हल करना है। मेरे ख्याल में अगर ऐसी कोई चेंज है जो कि मेरे नॉलेज में नहीं, मैंने खुद भी टीवी पे देखी है, तो वो पोस्ट पीडीएम और प्री पीडीएम एरा जो है ना वो उसको डिफाइन कर रही है कि इससे पहले जो एरा था उसमें यकीनन शिबली भाई बेहतर खेल रहे होंगे, और अगर ऐसी कोई तब्दीली आती है तो उसके बाद जो है ना वो अपना फवाद भाई जो है ना वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई थिंक ये तो प्योरली डिस्क्रेशन होता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर का जो अपनी टीम को आगे पीछे खिला के देखे ताकि जो बेहतर परफॉर्म कर सकता है, जो नैरेटिव बेटर सेट कर सकता है उसको वहां फिट करे। बट यकीन करें अगर वो वहां चेंज भी होते हैं तो शिबली भाई विल बी ऑन अ बेटर सीट जो उनके हिसाब से ज्यादा परफॉर्म करे। सो ये मेरे नॉलेज में नहीं है बट आई एम श्योर इसमें अगर है भी सही तो ये बहुत अच्छी चीज तो पीएम का ही होता है, बट इसके अंदर कहीं ना कहीं ये एक्नॉलेजमेंट भी तो होती है ना कि जो पिछली पोजीशन थी उसके ऊपर कोई ठीक नहीं खेला। वजीर आजम कब रीशफल हो रहे हैं? जी नफीसा साहबा ऑन साहब बता दे वजीर आजम कब रीशफल हो रहे हैं? वजीर आजम साहब की भी तो वजीर आजम सबको रीशफल कर रहे हैं। असल मसला वही है, वो खुद भी कुछ रीशफल हो जाए, हो सकता है कुछ बेहतरी आ जाए, उम्मीद नहीं है बिल्कुल। ये जो है ना खाम ख्यालियां जो है ना ये बस आपकी ऐसी रह जाएंगी जी। जो अवाम ने 3 साल में आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से जो हमने देखा है उस हिसाब से तो ये ख्वाहिश जो है ना ख्वाहिशात में रह के रह जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के हवाले से बहुत कंफर्टेबल है और मैं समझता हूँ कि ऐसी रीशफल्स हमेशा पॉजिटिव मैसेज भेजती हैं। और जहाँ तक नफीसा भी ने कहा, मैं भी एक और भी बता दूं, ये मेरी ख्वाहिश भी हो सकती है बट इंशाल्लाह आप देखिए कि 2023 में आपके लिए और सरप्राइजेस होंगे। पाकिस्तान के अवाम अच्छा और नवाज साहब ये बताएं कि वजीर आजम साहब अगर रीशफल नहीं हो रहे और वो टीम को रीशफल करें तो सबसे ज्यादा जरूरत रीशफलिंग की तो पंजाब के अंदर है कि आपकी अपनी जमात इतनी तनकीद कर रही है बुज़दार साहब के ऊपर, आपके ख्याल में वहां जरूरत है? मैं समझता हूँ बीबी देखें परफेक्शन या रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो हर जगह पे होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि वहां पे 100% एक बेहतरीन गवर्नमेंट चल रही है, बट टू फिल इन द शूज ऑफ समबडी जिसने पहले 5 साल या 10 साल या 15 साल एक अपनी पर्सन जात के हवाले से वहां पे गवर्नेंस की हो, पानी के अंदर खड़ा होकर लॉन्ग बूट्स पहन के या मीनारे पाकिस्तान के नीचे झंडे लेके वो झंडे लहराते हुए या लोगों को घसीटने के हवाले से नारे बुलंदबाग नारे बुलंद, यस आई कैन अंडरस्टैंड कि शायद बुज़दार साहब उस किस्म की शख्सियत को एज अ शैडो फॉलो ना कर पा रहे हो,
बट गवर्नेंस के हवाले से जितनी कम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस वक्त नून लीग की अपना हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट में पाई जा रही है पंजाब के अंदर, कि नॉर्मल पॉलिटिकल ट्रांसफर्स जो है वो इतनी इजी अब नहीं हो सकते। एमएनए एमपीएस का डिस्क्रेशन इतना को खास नहीं रहा। हमारी गवर्नमेंट डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से भी गवर्नमेंट इकोनॉमी को देखते, हमारी किटी को देखते, वो भी इतना ज्यादा हॉकिश किस्म की बिहेवियर नहीं रख पा रही। मैं समझता हूँ पंजाब में गवर्नेंस के कोई खास इशू नहीं है। हाँ, आप उसका कंपैरिजन करना शुरू कर दें लाहौर के किसी शहरी से तो आप बात करके देखें, वो कितनी शिकायत कर रहे हैं इस वक्त। Maybe this has to more to do with the कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे, टर्किश जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो वैलिडेशन थी वो कोई क्लॉजेस इतने टेक्निकल थे कि उनको आगे लेके चलना थोड़ा तो एक प्रॉब्लम जरूर आया था। अब नए कॉन्ट्रैक्ट्स लाहौर की सफाई के हवाले से हो चुके हैं, वहां पे एक मिनिस्टर इंचार्ज को इस पे रख दिया जाए, मियां असलम इकबाल उसको देख रहे हैं, आई एम श्योर यू विल सी अ चेंज कमिंग सून इन लाहौर। जी वेरी क्विकली जावेद अब्बासी साहब, आप ऑन अब्बास साहब ने जो पंजाब के हवाले से गुड गवर्नेंस की बात की उस पर कमेंट करना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल जरूर, मैं आपसे भी मांगने वाला था। देखें, पंजाब में आप अपने कैमरा मैन को भेजें और यकीनन आपकी टीमें वहां बैठी हुई हैं। पंजाब की आज हालत देख लें, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लें, वहां सड़कों, वहां के हॉस्पिटल की हालत देख लें, वहां के गवर्नेंस के इशू आप देख लें। किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी डिवीजन में आप चले जाएं और देखें कि मुस्लिम लीग नून के वक्त पंजाब कहाँ खड़ा था और आज खड़ा है। वो शहर जिसको सबसे खूबसूरत हमने बनाया था लाहौर को, उसको ये वहां इन्होंने कचरा फेंक के उसको, मैं समझता हूँ कि उसकी बड़ी हालत कर दी। उसी वो ये कचरा नहीं उठा सके जो हुकूमत। एक कारनामा ये पंजाब में बता देंगे, इन्होंने कोई मेट्रो बनाई हो, कोई एक हॉस्पिटल बनाया हो, कोई एक ब्रिज बनाया हो, कोई एक मोटरवे बनाई हुई हो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह पंजाब को मॉडल बनाया था, पाकिस्तान के किसी सूबे में वो मॉडल बन ही नहीं सका जो उन्होंने बनाया था। और उनकी यही ख्वाहिश थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे आए रहमान को, सहाफत, ह्यूमन राइट्स। We've lost a giant today. Stay with us. वेलकम बैक। और अब प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे सीनियर सहाफ़ी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, साबिक एडिटर पाकिस्तान टाइम्स और एक अरसे से डॉन अखबार के साथ बतौर कॉलम नवीस जो वाबस्ता थे आए रहमान साहब, जिनका आज 90 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। आए रहमान साहब तकरीबन 65 साल तक सहाफ़त से वाबस्ता रहे, जबकि आज़ादी इजहार, इंसाफ की फराहमी, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा बतौर एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स कमीशन के डायरेक्टर रहमान साहब की एक तवील जिद्दोजहद जो है वो सामने है। रहमान साहब की ज़िंदगी और उनसे जुड़ी याददाश्तों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम साहब। वेलकम टू द शो इम्तियाज़ साहब। इम्तियाज़ साहब, रहमान साहब की आज ही पास्ट हुए, इट्स द एंड ऑफ एन एरा आई थिंक हम कह सकते हैं। आपके ख्याल में क्या खोया है आज हमने? और सिर्फ बात मत करिएगा एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उनका जो इतना तवील अरसा रहा सहाफ़त के साथ वाबस्ता, उसका जिक्र ज़रूर करिएगा। देखिए, रहमान साहब जो पार्टीशन जनरेशन के, मेरा ख्याल है कि आखिरी दानिश्वर, आमिल सहाफ़ी और एक इनकलाबी जद्दोजहद करने वाली शख्सियत थे गालिबन। अब उनकी जनरेशन के लोग चले गए। ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद नई नौ आज़ाद रियासत की डायरेक्शन तय करने की कोशिश की और जो आइडियाज़ की जद्दोजहद थी, ख्यालात की जो जंग थी, उसमें बड़ा लीडिंग किरदार अदा किया। ये लोग पाकिस्तान को एक रिपब्लिक बनाना चाहते थे, एक जमहूरी ममलिकत बनाना चाहते थे, एक सेकुलर मुल्क बनाना चाहते थे और एक वफाकी मुल्क बनाना चाहते थे कि जहाँ पे लोगों के समाजी और सियासी और माशी हकूक़ का एहतराम हो और उनकी हिफाजत की जाए। तो रहमान साहब ने अपने कैरियर का आगाज़ पाकिस्तान टाइम्स से किया और दिलचस्प बात यह है कि वो फिल्म क्रिटिक के तौर पे उन्होंने आगाज़ किया। उनके एडिटर थे पहले फैज़ अहमद फैज़, बाद में बदर अली खान, और वो उन्हें पैसे मिलते थे फिल्म देखने के, फिल्म देखकर आए और फिर आप क्रिटिक लिखे। फिर वो सब एडिटर भी रहे वहाँ पे। उसके बाद वो पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर बन गए और एडिटर इन चीफ बने। उन्होंने पाकिस्तान के जो टॉप मोस्ट एडिटर्स थे उनके साथ काम किया और फिर खुद वो अब आज भी और एक अरसा से एडिटर्स के एडिटर कहलाने लगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बुनियाद रखने वालों में से थे। उनके बहुत सारे साथी मशरकी पाकिस्तान में
मारे गए या उनकी जबान बंद कर दी गई, वो उनका बदतरीन दौर था, क्योंकि उनके PFPU के साथ ही भी उसका ज्यादा निशाना बने थे। फिर रहमान साहब का वो एक मार्क्सिस्ट थे, वो एक लिबरल आइडियलिस्ट नहीं थे। यकीनन वो, अगर आप कहा जाए कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स के जो चार्टर्स हैं, भले UN के हैं, बल्कि जिनेवा के हैं, भले किसी के हैं, और किसी मैदान में हैं, बच्चों के हवाले से, औरतों के हवाले से, अकलियतों के हवाले से, टॉर्चर के हवाले से, आज़ादी इजहार के हवाले से, आज़ादी एसोसिएशन के हवाले से, राइट टू लाइफ के हवाले से, गर्ज आप कोई भी इंसानी हक का मसला उठा लें, रहमान साहब ने उसे न सिर्फ फॉर्मुलेट किया बल्कि उसे पाकिस्तान के हालात में पेश किया। और अब देखिए, इस गुज़िश्ता 30 सालों में जब उन्होंने आसमा जहांगीर और एक और एडिटर जनाब अजीज सिद्दीकी साहब जो फ्रंटियर पोस्ट के एडिटर थे, इन दोनों ने जब मिलकर आसमा के साथ बनाया ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी, तो हकीकी मानों में वो इदारा जहाँ पे तहकीकात होती थी, जहाँ पे तमाम मजालिम और ह्यूमन राइट्स वायलेशन रिकॉर्ड होती थी, और जहाँ पर तमाम जो मुतालबात के चार्टर तैयार होते थे। और बाज़ा जब सिद्दीकी साहब की रहलत हो गई, तो उसके बाद फिर ये वन मैन सेक्रेटेरिएट था। वो एक प्रोलिफिक राइटर थे, प्रोलिफिक मशीन थे, ही वाज ए वेरी हार्ड वर्कर। और उनका ख्याल था कि एक्सीलेंस एंड ह्यूमिलिटी एंड परसिस्टेंस एंड कमिटमेंट टू आइडियल्स, ये सारी जिंदगी उनका ओढ़ना बिछौना रहा। वो एक तरह के इनकलाबी दरवेश थे। उनका असल जो, हालांकि वो कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन थे, लेकिन वो ये जो लेफ्टिस्ट की जो लड़ाइयाँ थी, सेक्टेरियन, उसका हिस्सा नहीं बने, ना ही वो डॉगमेटिज्म का शिकार होकर एक जगह रुक गए, वो आगे बढ़ते चले गए। और मैं हैरान था कि इस उम्र के आखिरी हिस्से में भी जितना वो मुतालिया करते थे, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती थी उन पर जब बात होती थी, तो रहमान साहब पूरे नॉलेज के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ हम लोगों को एनरिच करते थे। वो पीस के लिए भी बड़े मुतहर्रिक रहे। इंडिया पाकिस्तान पीपल्स फोरम बनाया और उसके वो फर्स्ट कन्वीनर रहे, बानी कन्वीनर रहे। वो सैफमा के, साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन के भी फाउंडिंग मेंबर में थे, बल्कि पाकिस्तान चैप्टर के पहले प्रेसिडेंट वही थे। और उसके अलावा भी ये जो साउथ एशिया में ह्यूमन राइट्स की एक तंजीम बनी, जिसका आइडिया भी रहमान साहब का था। और आज मैं पूरे एशिया से मुझे पैगाम मिल रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स के लिए और अमन के लिए और पीस के लिए जो कोशिशें की उन्होंने साउथ एशिया में, वो मैं समझता हूँ कि हमारे सबके लिए एक मिसाली किरदार था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।